गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर इसके बाद सिंपैथेटिक सिस्टम, तो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा के अंदर किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है और एक्सक्रीशन क्या है का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सक्रीशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीशन को सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक्सक्रीशन है क्या। तो एक्सक्रीशन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स होते हैं तो उनके अंदर काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के परिणाम स्वरूप काफ़ी ऐसे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी में हार्मफुल और किसी न किसी प्रकार से एक टॉक्सिन का काम करते हैं जो बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से उन सब्सटेंस का बॉडी से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है और प्राकृतिक रूप से नेचुरली ये हमारी बॉडी कर पाती है ऐसा। और जो नेचुरली जो हमारी बॉडी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और कह सकते हैं कि आपके टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। दीज waste mainly include by the product obtained from the metabolism, excessive salt, bile pigment, urea, uric acid, etc. तो इन जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इन वेस्ट मटेरियल में प्रमुख रूप से आपके एक्सेसिव सॉल्ट, अत्यधिक मात्रा में प्रयुक्त हुआ सॉल्ट और आपका बाइल पिगमेंट, यूरिया और यूरिक एसिड, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन अगर ह्यूमन बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो जाती है तो वो बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इनका बॉडी से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन डिफर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल एक ही सेल के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो नंबर्स ऑफ सेल्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है और सब जो सेल होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की तो एक्सक्रीशन कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अब सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस ब्रीफली बिलो। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है इसकी चर्चा की गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे भी समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अमीबा में। तो हम लोग सबसे पहले एक्सक्रीशन इन द अमीबा को स्टडी करेंगे। तो ये एक प्रकार से अमीबा की ये आपकी स्ट्रक्चर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वो जगह होते हैं जहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म के जो मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो आपका साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स में कलेक्ट होता है। वैक्यूल्स में कलेक्ट होने के बाद ये वैक्यूल्स जो होता है वो वैक्यूल्स में फट जाता है और फटने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आप रप्चर वैक्यूल के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये सब होता है वैक्यूल्स के द्वारा। ये वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स में जितना भी वेस्ट टॉक्सिन होता है सब स्टोरेज होता रहता है और स्टोरेज हो के
जब ये अपने साइज़ में बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद में ये इसकी सतह जो अमीबा है, अब अमीबा की सतह पर आ जाता है, और अमीबा की सतह पर आ जाने पर ये एक प्रकार से बस्ट हो जाता है। बस्ट होने से जितने भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो कि टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है हम लोग देखेंगे। तो अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द फ्रेश वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये फ्रेश वाटर में रहता है। इट्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न। और ये अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकालता है वो केवल एक सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा निकाल देता है। द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड इन द सेल में इनटू द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो मैंने बताया कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ये स्ट्रक्चर है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जितने भी वेस्ट और जितने भी टॉक्सिन होते हैं इसके अंदर स्टोर होते रहते हैं, और ये साइज़ में लगातार बढ़ता रहता है into the along with the surplus amount of the water taken in the cytoplasm. As more and more water waste collect in the contractile vacuole, increase in the size and moves closer to the plasma membrane. और जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जैसे जैसे मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो ये साइज़ में इंक्रीज़ होता है। और साइज़ में इंक्रीज़ होने के साथ ही जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट आने का प्रयास करता है और निकट आ भी जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निकट आने के बाद यहाँ पर ये क्या होता है, अंततः बस्ट हो जाता है। और जितने भी इसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, वो डायरेक्टली वाटर में जहाँ ये फ्लोट करता है फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं। Increase in the water and increase in the size and move closer to the plasma membrane. As it comes to the contact with the plasma membrane, contractile vacuole burst and release it contents and surrounding water. Number 2, plasmodium also excrete out its body by the formation of the contractile vacuole. ठीक अमीबा की प्रकार से जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम भी इसी प्रकार से कह सकते हैं एक्सक्रीशन करता है। एक्सक्रीशन करने का जो मोड होता है उसका भी सिंपल डिफ्यूज़न होता है। सिंपल डिफ्यूज़न में हम कह सकते हैं कि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं स्टोर होते रहते हैं, और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल स्टोर होने के बाद में वो साइज़ में इंक्रीज़ करता है और इट अप्रोच टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये जाके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर बस्ट हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे हम बात करें एमीबा की, चाहे बात करें पैरामीशियम की, और दूसरे भी जो कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी इसी प्रकार से सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो आपका कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है। Excretion in the multicellular organism is far as different from the unicellular organism. Since the all cell of the body multicellular organisms are not contact with the surrounding, excretion cannot occur by diffusion alone. अगर हम बात करें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी पूर्ण रूप से एक्सटर्नल सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं होते, कि जिससे वो अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सराउंडिंग को एक्सक्रीट कर दें, निकाल दें, ऐसा तो नहीं होता।
ऐसा नहीं हो पाता कि वो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा वो जितने भी वेस्ट या टॉक्सिन है वो बाहर निकाल दें। इसीलिए जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। Moreover, the organization of the body of multicellular organisms is highly complex, so many of them have developed specific excretory organ for the excretion of the waste from their body। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनमें साधारण विधि सिंपल वे से या सिंपल डिफ्यूज़न से हम कह सकते हैं कि जो टॉक्सिन्स होते हैं या एक्सक्रीशन नहीं हो सकता। उनके लिए जो जो मोड होता है, जो मेथड होता है वो बड़ा डेवलप्ड और स्पेसिफिक होता है। इस प्रोसेस में बहुत से स्पेसिफिक ऑर्गन भी पाए जाते हैं, स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिनके द्वारा बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसको बाहर निकाल जाता है। सच ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स आर डिस्कस्ड बिलो। तो कुछ ऐसे ऑर्गन की आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे आगे अब एक्सक्रीशन इज द अर्थवर्म। अब हम अर्थवर्म अर्थात हम केंचुए की किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज सेगमेंटेड। हम लोग जानते हैं कि बच्चों ने देखे होंगे तो जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म की अगर हम बॉडी देखेंगे तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है, अर्थवर्म की बॉडी आप लोग देखते हैं कि अर्थवर्म वगैरह की बॉडी इस प्रकार से सेगमेंट होते हैं, उसकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाते हैं। वो उसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो जितने भी अर्थवर्म्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंटेड इज सेपरेटेड इन द इंटरनली बाय द वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। ये इंटरनली एक वॉल होती है जो जिसको हम सेप्टा कहते हैं से आपस में अलग होते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड नेफ्रिडिया इज ऑन द अर्थवर्म। तो ये याद रखना, अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं, अर्थवर्म में पाया जाता है। आर अटैच टू द सेप्टम, और जो कि जिस प्रकार के जो पैचेस होते हैं, जिस प्रकार के ऐसे होते हैं वहाँ से आपका ये अटैच होता है, नेफ्रीडिया अटैच होता है सेप्टम से। वन एंड ऑफ द नेफ्रीडियम कंटेन्स फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रोस्टोम्स। और यहाँ पर एक जो फनल होता है, एक प्रकार का मिट्टी के तिल का जैसे फूल कहते हैं, एक प्रकार का जो जिसको फनल कहते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। वेस्ट कंटेन लिक्विड फ्रॉम द फूड एंटर टू द नेफ्रोस्टोम फ्रॉम द बॉडी कैविटी। और जितनी भी बॉडी कैविटी हैं वहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एंटर करता है नेफ्रोस्टोम में। बॉडी कैविटी से सब जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो फनल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं में पहुंच जाता है। आफ्टर द फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस, और फिर उसके पश्चात जितने भी जो वेस्ट है, वेस्ट में भी कहीं कोई यूजफुल सब्सटेंस तो नहीं बचा है, इस बात को कंफर्म करने के लिए फिर एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन वेस्ट मटेरियल में भी कुछ यूजफुल सब्सटेंस है उनको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब करने के बाद में फ्लूइड वेस्ट मूव आउट फ्रॉम द नेफ्रिडियोफोर, ये नेफ्रिडियोफोर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अर्थवर्म होती है, अर्थवर्म के अंदर जो मुख्य बिंदु ये है कि आपका जो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड होने के कारण जो एक वॉल के द्वारा, इस प्रकार से जो वॉल होती है, वॉल के द्वारा जो सेगमेंटेड होते हैं उसको हम कहते हैं सेप्टा। और ये जो सेप्टा होता है इनमें एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन अटैच होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रिडिया। क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया। और प्रत्येक जो सेप्टम होता है, सेप्टम में नेफ्रिडियम की एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम।
और नेफ्रोस्टोम जो होते हैं, नेफ्रोस्टोम के अंदर बॉडी की अंदर से कैविटी से, अंदर के पार्ट से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सब नेफ्रियोस्टोम में आ जाते हैं। और नेफ्रियोस्टोम में आने के बाद में फिर इसका एक बार और रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जितने भी यूज़फुल सब्सटेंस कहीं वेस्ट मटेरियल में न चले जाएं, तो इसीलिए फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम बात करें अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है आपका किडनी, मेन यूरिनरी, जिसमें आपका यूरिन के माध्यम से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के परिणाम स्वरूप बनते हैं, वो हमारी किडनीज़ के द्वारा एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ये अगर हम ह्यूमन बींग्स की किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये ह्यूमन वेल डिफाइंड, वेल लेबल्ड आपकी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का एक डायग्राम है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी किडनीज हैं। किडनी ह्यूमन बींग्स में एक पेयर या दो किडनी या एक जोड़ा किडनी पाई जाती हैं। ये आपका यूट्रस है, यूट्रस है, यूट्रस के बाद में आपका ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर हम कहते हैं जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है वो इकट्ठा होता है। और ये आपका यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि एक पाइप होती है, और ये यूरिनरी ओपनिंग में आके यहाँ से वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है वो आपका यूरिन के साथ निकल जाता है। तो इस प्रकार से मेन फंक्शन ऑफ द excretory organ is to remove waste material produced by the metabolic activities। तो जिस प्रकार से जो मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का, वो होता है हमारी बॉडी से जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, पाचन के बाद में जितने भी चाहे हम बात करें एक्सेसिव सॉल्ट की, चाहे हम बात करें यूरिक एसिड की, चाहे यूरिया की, ये सब जो पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है, तो नहीं हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो बच्चों, ये आज हमने देखा किस प्रकार से अर्थवॉर्म में, किस प्रकार से पैरामीशियम में, किस प्रकार से अमीबा में होता है एक्सक्रीशन। कल हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वैसे मैं आज ही कंप्लीट करना कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अब बच्चों को ये अलग से एक ह्यूमन बीइंग का एक अलग पूरा लेक्चर दूंगा, तो जिससे बच्चे अच्छी तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो आज आप लोग बच्चे सब लोग अमीबा और जो अर्थवॉर्म है ये भी काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इन दोनों के काफ़ी अच्छी तरह से रिपीट कर के समझ के ये वीडियो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। थैंक यू।